You can be with India, but you cannot use India's shoulder to shoot your own targets. ये मैसेज है इंडिया का टू ऑल द वर्ल्ड पावर्स, यानी कि आप भारत के साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि आप अपने टारगेट को शूट करेंगे और शोल्डर इंडिया का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमेसी इंडिया के स्टार्ट से, फ्रॉम द स्टार्ट वी कैन सी टिल नाउ। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर डेप्थ तक जाएंगे। फ्रॉम द वेरी फैक्ट, अभी स्टेटस क्या है? दो बड़ी ताकतें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देख लीजिए, मार्केट देख लीजिए, और ऐसे में अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना तो इंपैक्ट रशिया यूक्रेन से बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में चाइना इंडिया के बारे में अगर बात होती है तो दुनिया की सारी ताकतें थोड़ी गौर फरमाती हैं कि इसका बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में इंडिया नैम को यूज कर रहा था, नॉन अलाइन मूवमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर एरा। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसआर। तो इंडिया ने कहा कि हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं है, हम इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते। लेकिन आज इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है। तो यूएस कहता है व्हाट इज मल्टी अलाइनमेंट? इंडिया कहता है कि हम अब ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ज्यादा पार्टिसिपेटिव हैं, लेकिन इशू बेस्ड, हम किसी ब्लॉक के पार्ट नहीं है। तो अब यूएसए कहता है कि अच्छा, मतलब यू आर मोर प्रोग्रेसिव, मोर पार्टिसिपेटिव, यानी कि जो आपका थ्रेट है तो उसमें तो अब आप प्रोएक्टिवली हमारे साथ एक डिफेंस अलायंस बनाएंगे ना, डिफेंस अलायंस। तो इंडिया कहता है ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तो इस इशू को समझने के लिए इंडिया के वेरियस डिप्लोमेटिक स्टैंड्स और उसमें कारण क्या थे, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1949, क्योंकि वहां से ये कहानी शुरू हुई थी। थिंग्स वर्क नाउ। 1949 नेहरू जी लंदन गए हुए थे। हैरी ट्रूमैन को पता लगा, उन्होंने अपना पर्सनल प्लेन भेजा कि नेहरू जी वापस इंडिया मत जाना, करीब ही तो हो, अटलांटिक को पार कीजिए और यूएस में आ जाइए। नेहरू जी वहां पर पहुंचे और उनका एक ग्रैंड वेलकम हुआ। ये एक्चुअली शो कर रहा था कि एक्चुअली ज्यादा ही ईगर था यूएस जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी साइड लेने के लिए, यानी कि इंडिया को अपनी साइड लेने के लिए। बात 1949 की है, भारत आजाद ही हुआ है, राइट? अभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग रहा है, इनेक्ट होना है। तो ऐसा क्या देख रहे थे वो वहां पर? जवाहरलाल नेहरू को वो कमिटेड डेमोक्रेट की तरह देखते थे, यानी कि उनको लगता था कि भाई कम्युनिस्ट रेजीम की तरफ तो ये बंदा जाएगा नहीं, डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी तो वो है जो यूएस प्रोजेक्ट करता है। और साथ में हीरोइक फिगर की तरह माने जाते थे जवाहरलाल नेहरू इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू साथ आ गए तो डेवलपिंग वर्ल्ड पर यूएस का इंफ्लुएंस आ जाएगा। नेहरू जी ने कहा इतना इजी थोड़ी ना है हमें अपना बनाना। इन्होंने कहा कि डेविड एचसन, जो वहां पर डीन एचसन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कि जरा इनको अपने साथ लेकर जाओ। तो मिस्टर एचसन ने इनको अपने घर पर डिनर पर बुलाया और नेहरू जी से कहा कि आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे कारण आपको दिखते हैं कि यूएस के जो फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसने आपके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम कर रहे हैं आपको लगता हो कि वो गलत है। तो नेहरू जी ने कहा समय है ना आपके पास? एचएसएन ने कहा अरे समय ही समय, आप हमारे गेस्ट हैं। नेहरू जी ने स्पीच देनी स्टार्ट करी, उनके सामने बातचीत करनी स्टार्ट करी, कारण गिनाने स्टार्ट किए और सुबह के 1 बज गए। क्या क्या कारण थे उन्होंने कहा, अब मैं हाईलाइट में बताऊं तो उन्होंने कहा वियतनाम, ये यूएस दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपनी फोर्सेस को भेजना चाह रहा है, वहां पर वॉर, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। तो यूएस ने कहा ये जरूरी है, कम्युनिस्ट रेजिम को पुश करना है। यहां पर नेहरू जी ने कहा कि देखिए यूरोप का जो आपका अनुभव है ना उसको ईस्ट में अप्लाई मत कीजिए, जगह अलग है, लोग अलग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो उनको चाहिए शायद वो भी अलग हो, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। चाइना को लेकर वो इंडिया के जो रुख पर वो तैयार नहीं थे। एक्चुअली हमारा अलाइनमेंट यूएसएसआर के साथ था, बिकॉज नेहरू जी वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यूएसएसआर स्टेट लेड मॉडल, क्योंकि भारत में गरीबी बड़े स्तर पर थी और उनको अगर हमें ऊपर उठाना है तो स्टेट लेड मॉडल की जरूरत थी, यानी कि सरकार जिम्मेदारी ले, हम प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे वो कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूएस फॉलो करता था। तो ऐसे में अब वही ऐसा ही कुछ मॉडल चाइना ने कहा कि हम यूज करेंगे, जो कि माओ जेडोंग की लीडरशिप में वहां पर कम्युनिस्ट रेजीम अब स्थापित हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप माओ जेडोंग इनके सपोर्ट में क्यों हैं?
हालांकि वो उस समय यूएसएसआर के साथ हमारी अलाइनमेंट और उस समय चाइना हमारे लिए खतरा नहीं लग रहा था, तो यहां पर दोनों के बीच में विवाद होता रहा। फिर फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचे एचएसएन ने कहा कि भाई नेहरू जी, आपसे ज्यादा डिफिकल्ट तो आदमी मुझे आज तक कोई नहीं मिला। नेहरू जी ने कहा बात सिर्फ इतनी है कि आप दो ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो दुनिया में, यूएसएसआर एंड यूएसए, और आप कई सारे देशों को अपनी सैटेलाइट बनाना चाहते हो, और वो हमें मंजूर नहीं कि भारत अभी आजाद हुआ है, अभी हमारे बढ़ने के दिन है, और आप हमें इर्द गिर्द अपने घुमाना चाहते हो अपने एजेंडा के हिसाब से। एचएसएन कह रहे हैं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये हमारा एजेंडा थोड़ी ना है, ये आपकी सुरक्षा है। एक्चुअली लिबर्टी, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब मुद्दों पर हम एक जैसे हैं, हमारी प्रगति यहीं से ही होगी। नेहरू जी ने कहा जो आप कर रहे हैं ना, वो एक डेंजरस पॉलिटिक्स को जन्म देगा, और अभी अभी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से निकली है, आगे स्थिति और खराब हो सकती है। यूएस ने कहा क्लियर कट बता दीजिए आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं। नेहरू जी ने कहा ना तो हम आपके साथ हैं इस मुहिम में और ना ही आपके खिलाफ हैं, हम तो अलग खड़े हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और हम ही नहीं, एशिया अफ्रीका के कई सारे छोटे छोटे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी भी सेम प्रायोरिटीज है, उनकी प्रायोरिटी विकास है। तो नेहरू जी ने कहा कि मुझे बताइए आप आजादी के पक्षधर हैं कि नहीं? उन्होंने कहा जी हाँ हैं। आप शांति के पक्षधर हैं कि नहीं? जी हाँ हैं। लोकतंत्र के पक्षधर हैं कि नहीं? जी हाँ हैं। तो ऐसे में तो हम इन मुद्दों पर आपके साथ हैं ना, हम केवल आपकी इस क्रॉसफायर का पार्ट नहीं बनना चाहते। हालांकि यूएस को यह बात नागवार गुजरी, उन्होंने कहा यानी कि आप हमारे साथ नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे खिलाफ हैं, हम तो आपको खिलाफ ही मानेंगे। नेहरू जी का कहना था कि इंडिया चैंपियन बनेगा अपनी टर्म पर, और अगर हम सन बन सकते हैं तो सैटेलाइट क्यों बने? अब सन का मतलब क्या था? यानी कि जब हम लीडर बन सकते हैं इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, और अगर एक नंबर बताऊं तो करीब 123 देश, तो यानी कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड तो बड़ा ठीक था। व्हाई वी शुड मिस दिस लीडरशिप अपॉर्चुनिटी? क्योंकि किसी भी एक ब्लॉक का पार्ट बने तो लीडर नहीं कहलाएंगे, एक थर्ड ब्लॉक बनाया तो लीडर कहलाएंगे, हालांकि ब्लॉक ना कहकर नॉन अलाइंड। अब करंट सिचुएशन है कि इतिहास दोबारा दोहरा रहा है। यूएस का कहना है कि देखो उस समय यूएस वर्सेस यूएसआर था, उस समय तो आप साइड में खड़े हो गए थे, लेकिन अब यूएस वर्सेस चाइना है, अब तो हमारे साथ हो ना। इंडिया ने कहा पूछने वाली बात है क्या? यूएस ने कहा नहीं, पूछना पड़ता है, आपका इतिहास ऐसा रहा है कि आप साथ होते हो मुद्दों पर, पूरी तरह साथ नहीं होते हमारे। तो इंडिया ने कहा देखो सिचुएशन अलग है, देखो नेहरू जी के समय में यूएसएसआर के साथ उनका दिल का रिश्ता था, वो चाहते थे कि यूएसएसआर का जो मॉडल है वो इंडिया में आए और इसी से विकास होगा। लेकिन ये मोदी जी का भारत है, यहां पर चाइना हमारे लिए थ्रेट है भाई। वहां इंडिया के लिए थ्रेट था क्या यूएसएसआर? बताइए आप ही कमेंट्स में, नहीं ना। लेकिन यहां पर चाइना हमारे लिए थ्रेट है, तो ऐसे में तो इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हमें यूएस के साथ खड़ा होना हो तो खड़े हैं, क्या दिक्कत है? तो यूएस ने कहा इतना तो आपने कह दिया, अब यह भी क्लियर कर दीजिए किस किस तरीके से साथ खड़े हैं। तो इंडिया ने कहा इतने डायरेक्टली क्यों पूछ रहे हैं, अभी बताते हैं, पूरी वीडियो है, अभी लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। हालांकि यूएस चाहता है कि वो चाइना जो उसका थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए वो इंडिया को पंप करे, ये यूएस की स्ट्रेटजी रही है। यूएस की लोकेशन देखिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स हैज लॉट टू डू विद द लोकेशन। एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। कभी भी क्या यूएस ने अपने बॉर्डर पर वॉर को लड़ा है? नहीं। कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी हैं कि उसके बॉर्डर पर वार हो? नहीं। वॉर हमेशा उसने यूरोप में लड़ा है, एशिया, मिडिल ईस्ट, वहां वॉर करता है, वो अपनी जगह पर वॉर नहीं करता। सैमुअल पी हंटिंगटन, फेमस स्कॉलर, उन्होंने कहा था, मैं सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि यूएसए को खतरा यूएसआर से नहीं होगा, चाइना से होगा। यूएसए चाइना को फ्रॉम 1980s एक ब्लू आइड बॉय की तरह ट्रीट करता रहा, अरे तुम ही तो हो हमारे। तो चाइना को इतना मजबूत करने में यूएस का हाथ रहा है। और जब ये चाइना हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, फॉर एग्जांपल 1962 वॉर, उस समय कहां था यूएस? तब नहीं समझ में आ रहा था। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था कि यूएस की हेजेमनी के डिक्लाइन का कारण, वर्चस्व के डिक्लाइन का कारण चाइना बनेगा। अब चाइना को काउंटर करना है और अपने बॉर्डर पर वॉर लेना नहीं है, वॉर लड़ेंगे तो इस एरिया में आकर लड़ेंगे। तो ऐसे में उन्हें चाहिए एक पार्टनर, और वो इंडिया की लोकेशन
इंडिया का क्लाउट देखकर इंडिया को चूज कर रहा है। तो कहानी की इस शुरुआत में एक एंगल तो आपको नजर आ गया होगा। इंडिया और चाइना में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, हमारे हिमालयाज में फॉर एग्जांपल 1962 में हमारा वॉर हुआ। इसके अलावा साउथ चाइना सी, ये जो आप देख रहे हैं 9 डैश लाइन, यहां पर पैरासेल, स्कार्बलो और स्पार्टले आइलैंड्स, ये तीनों जगह चाइना क्लेम करता है और इनके जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं ये चाइना के इस पर खिलाफ हैं। आप कहोगे सर यूएस को इससे क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, क्योंकि आप ताकतवर तब कहलाते हैं जब आप अपने साथ जो हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकें। यहां पर पड़ता है साउथ कोरिया और यहां पर पड़ता है जापान। इन दोनों की एनर्जी सप्लाईज जो हैं वो इस एरिया से होकर जाती हैं, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू यहां से होकर जाती हैं। और अगर चाइना का यहां पर जो क्लेम है, चाइना मिलिट्रीली इंश्योर कर दे, तो मुझे बताइए यहां पर जो जापान है, साउथ कोरिया है, उसके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यानी कि यूएस का जो एक स्टेटस है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैम्पर होगा। साथ में ये जो मार्केट है ये यूएस भी अपनी एक पॉसिबिलिटी देखता है और इस मार्केट को पेनिट्रेट ऑलरेडी कर रहा है। और इस एरिया में अगर ये जो देश हैं इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो जाहिर सी बात है यूएस की इकोनॉमी को भी खतरा है। सो इट इज अबाउट जियोपॉलिटिक्स एज वेल एज जियो इकोनॉमिक्स। डोकलाम, इससे पहले हमारा विवाद, चुम्बी वैली, भूटान, गालवान में हमने इशू देखा। तो यानी कि यूएस हमें याद दिला रहे, देखो ये कारण है, इस वजह से तुम्हें हमारे साथ खड़ा होना होगा। यूएस कह रहा है देखो सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपके सोवरेनिटी पे हमला है ये। बताइए, चाइना ने आपसे पूछा नहीं, सीपैक यहां से लेकर जा रहा है। इंडिया कह रहा है थोड़ा ठहरो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सीपैक हमारी संप्रभुता पर हमला है, लेकिन पाकिस्तान भी तो इसमें इन्वॉल्व है। और आप अपनी बताओ, क्या पाकिस्तान को बैकिंग नहीं करते? पाकिस्तान को तो बैकिंग करते हो। नाउ इंडिया, यूएस कह रहा था कि देखो हम ना टिकटॉक और कई सारी इनकी एप्स पर बैन लगाएंगे क्योंकि हमारे सिटीजन्स का डेटा फेच कर रही हैं। तो इंडिया ने कहा आप लगाओगे, हमने लगा दिया, वी बैंड बीआरआई। अब वो कह रहे हैं, चाइना कह रहा था बीआरआई प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। इंडिया तुम क्या चक्कर में पड़े हो यूएस के, पूरी दुनिया अब मेरे साथ है तो आप मेरे साथ आ जाओ। इंडिया ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने कहा चलो इस पे तो तुम हमारे साथ हो। चाइना का जैसे जैसे थ्रेट बढ़ रहा है तो ये एक तरीके से यूएस और इंडिया के करीब आने का कारण बन रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे चाइना, चाहे गालवान हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला रीसेंट इशू हो, चाहे ताइवान हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, जैसे जैसे चाइना इसमें अपनी इलीगल गतिविधियों को बढ़ाएगा तो यूएस और इंडिया करीब आएगा। तो ये देख रहे हैं, मतलब दूसरा कारण बन रहा है हमारे करीब आने का। यहां पर क्वाड आती है। इनिशियली इंडिया वॉज रिलक्टेंट टू एक्चुअली ज्वाइन अ ग्रुपिंग लाइक क्वाड। इंडियन गवर्नमेंट का पहले मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे इंटरप्रेट हो जैसे कि हम एशिया में एक नेटो बना रहे हैं। खैर, मोदी गवर्नमेंट ने कहा अब ये दूसरे क्या सोचते हैं, अगर इसी सोचने में रह जाएंगे तो हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। लेट्स ज्वाइन क्वाड, लेकिन अपनी टर्म्स पर। अपनी टर्म्स का मतलब क्या? अपनी टर्म्स का मतलब है कि हम डिफेंस अलायंस नहीं हैं, हम अपने कंधे को इस्तेमाल नहीं करने देंगे डायरेक्ट यूएस को, हम सेक्टोरल एक्चुअली अलाइनमेंट करेंगे। इंडिया के इंटरेस्ट में जो जो हो सकता है स्क्वाड का भाग बनने से, उस सब को लेंगे, इंडिया का स्टेटस बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर चाइना जैसे थ्रेट को काउंटर करना हो तो आप दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, राइट? नहीं तो यूक्रेन जैसा हाल भी हमने देखा है कैसे हुआ है, राइट? जहां पर यूएस की बैकिंग शुरू में लग रही थी। बाइडेन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्वाड पे, इसको टॉप लेवल में शुमार कर दिया है, यानी कि जो लीडरशिप है वो रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करती है। रिसेंटली हमने चाइना बॉर्डर पर उत्तराखंड में नेट प्रैक्टिस देखी दोनों फोर्सेस की। नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या? फाइनल मैच से पहले की तैयारी, यानी कि हम कह रहे हैं एक्सरसाइज देखी। ये एक्सरसाइज इस वजह से की जाती है जिससे कि चाइना को मैसेज दिया जा सके कि देखो अगर इस एरिया में कभी कंफ्लिक्ट हुआ तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी लिए बैठे हैं यूएस फोर्सेज वाले, कैसे इंडिया के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस करने हैं। और साथ में हमने देखा कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक ऐसी चीज है जिस पर चाइना बहुत इतराता है। चाइना को विश्वास है कि जो सैंक्शंस आप रशिया पर लगा दिए हम पर नहीं लगा सकते, क्योंकि जितना नुकसान हमको होगा उससे ज्यादा खुद हो जाएगा आपको। तो यूएस का कहना है कि चलो ऐसा करते हैं, इस इकोनॉमिक डिपेंडेंस को ही रिड्यूस करते हैं सबसे पहले। तो आईपीईएफ उसी दिशा में एक कदम है और इंडिया इसका एक लाभार्थी है। एक शिफ्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि आप एप्पल के जो फोन्स हैं, यू आर सीइंग
that manufacturing units are being shifted to India as well. ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज यूएस की सोच रही हैं कि भाई जो चाइना और यूएस में राइवलरी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में चाइना पर अगर सैंक्शंस लगें तो इससे उनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग वहां से आनी बंद हो जाए, सप्लाई पे इशू आ जाए। तो वो ऑलरेडी जो है इंडिया की तरफ शिफ्ट देख रहे हैं और इंडिया को एक पॉसिबिलिटी मान रहे हैं। तो यानी कि इस अलाइनमेंट में हमें तो फायदा है, तो जो फायदा हो रहा है उसको लेते रहना है। अब जरा यूएसए का रिलक्टेंस देखिए, जब इंडिया कहता है कि हमें डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनना है, यूएस कहता है बनना ही चाहिए आपको, अगर चाइना को टक्कर देनी है। तो इंडिया कहता है देखो यही तो स्ट्रेटजी आपकी, आप चाहते हो ना कि वी शुड बी समवन हु कैन काउंटर चाइना। तो अगर हमारा डिफेंस का इंपोर्ट बिल बढ़ता रहेगा तो ये तो खतरा है। यूएस हमेशा से चाहता रहा है कि इंडिया अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाए, लेकिन इंडिया इस मामले में बैलेंस अप्रोच लेकर चलता है, क्योंकि प्रेजेंटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस कर रहे हैं। आपने हमारी गवर्नमेंट का रिसेंट बजट देखा होगा, हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर काफी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसी से किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में हम धीरे धीरे मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यूएस चाहता है नहीं, आप देर कर रहे हो, आप अभी हमसे ज्यादा हथियार खरीदो। इंडिया कहता है ये बातें आप हमें मत सुनाओ, हम मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, आप अगर चाहो तो हमारे साथ ज्वाइंट इनिशिएटिव कर सकते हो, हम कोलैब करेंगे, मतलब को प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि रशिया के साथ ब्रह्मोस किया। तो ओबामा जी के टाइम में वादे हुए, डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव साइन हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्राउंड पर बात बताऊं तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं इन द सेंस, यानी कि यहां की जो खुद की कंपनीज थी दे वर रिलक्टेंट टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू इंडिया। उनको लगा कि नहीं इतना फायदा नहीं है, मीगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, हम वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं देंगे, उनके साथ ज्वाइंट इनिशिएटिव नहीं करेंगे। हमने कहा कि फिर वही वाली बात हो गई ना, आप कहते हो डिफेंस अलायंस में पार्ट बन जाए, लेकिन जब हम कहते हैं को प्रोडक्शन कर लो, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाएगी, उस पर आप हमारे साथ नहीं है। बाइडेन ने कहा टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूं। बाइडेन ने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्टार्ट किया, कहा कि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इन सब में अब हमारी जो देश की टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया में ट्रांसफर हो सकेंगी, ज्वाइंट प्रोडक्शन हो सकेगा। तो हमने कहा ये डिफेंस तो नहीं है। तो बाइडेन कह रहे हैं देखो ये सारी चीजें डिफेंस में इस्तेमाल तो होती हैं, देखो सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होगा, एआई का इस्तेमाल होगा, सबका डिफेंस में इस्तेमाल तो होगा ना। तो हमने कहा फिर वही वाली बात, मतलब ठीक है डिफेंस में इसका इस्तेमाल होगा, बट व्हाट वी वांट गुड क्वालिटी मिसाइल्स, पेट्रोलिंग व्हीकल, वी नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वी नीड क्लियर कट प्रोडक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स। तो बाइडेन कह रहे अभी इस पर आप आगे बढ़ो, आगे आगे हम और इंप्रूव करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो हमें कहते हैं कि आप डिफेंस अलायंस का पार्ट बन जाओ, चाइना को एक तरह से ऑफिशियली काउंटर देना स्टार्ट कर दो, जैसे नेटो हमने वहां पर बनाई हुई है, और जहां पर ये यूएस गवर्नमेंट जो है हमें क्लियर कट ज्वाइंट कोलैबोरेशन भी नहीं कर रही, मतलब को प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है। तो क्या यूएस सक्सीड हो पाएगा इस तरीके से? हम और कारणों पर भी अभी जानने वाले हैं। यूएस चाइना रिलेशंस डिटेरियोरेट स्पेशली बहुत ज्यादा हो गए ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप तो क्लियर कट ट्रेड वॉर लेकर आ गए थे, और ऐसे में वो न्यू दिल्ली को और ज्यादा खास देखने लग गए टू काउंटर चाइना। इंडिया ने भी अपनी विलिंगनेस डिस्प्ले करी कि ठीक है भाई हम आपके साथ डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे, जैसे आईपीएफ हुआ क्वाड के अंदर, और हम इस पर आपके साथ आते रहेंगे, और व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट वी आर गोइंग टू एलिवेट आवर लेवल। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ अब ये एक फैक्ट है कि न्यू दिल्ली को ये भी पता है कि अगर हम टोटल इकोनॉमी का साइज देखें, कितने सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं वो अभी भी गुड्स कहां से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, इस फैक्ट को देखें, तो ऐसे में वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्चुअली कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहां पर हमें खुद चाइना की एक सेइंग से सीखना चाहिए जो डेन जियाओपिंग ने दी थी। क्या कहा था? हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, यानी कि अपनी शक्ति को ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, छुपा कर रखो, क्योंकि अगर आपने ज्यादा शो ऑफ कर दिया तो जो लोग आपके साथ हैं हो सकता है वो आपसे इनसिक्योर हो जाएं, और अगर वो इनसिक्योर हो गए तो जाहिर सी बात है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, मुश्किलात आपके सामने लाएंगे। तो ऐसे में हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, अपने सही समय का इंतजार करो। तो अभी इंडिया उस जगह पर मौजूद है जब हमें मैन्युफैक्चरिंग पर और ज्यादा फोकस करना है। अभी 2040 से 45 तक इंडिया सबसे जवान जनसंख्याओं में से एक होगी, तो ऐसे में हमें जवान जनसंख्या का इस्तेमाल करना है, इकोनॉमिक माइट हासिल करनी है। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अस, डिस्पाइट प्रोवोकिंग थिंग्स विच आर गोइंग टू बी डन बाय यूएस कोशिश करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम इस फंडामेंटल असिमेट्री को जानते हैं। इंडिया हालांकि
चाइना को काउंटर करने के लिए आउटर बैलेंसिंग का इस्तेमाल करेगा। यानी कि हम चाइना के साथ साथ कहेंगे कि भाई देखो चाइना, भले ही हम आपके साथ हथियारों में डायरेक्ट compete नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चाइना जिस तरीके से अपनी शक्ति को शो कर रहा है, अगर हम भी उसी तरीके से करेंगे तो हम में और चाइना में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो यानी कि हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सब के साथ होकर हम कहेंगे कि चाइना की जो एक्टिविटीज़ है हम सबके लिए खतरा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, आप और हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा इंटीग्रेट कर लें, दोनों का व्यापार बढ़ जाएगा। तो दीज आर द टैक्टिक्स विच वी आर यूजिंग एज ऑफ नाउ, राइट। सो नाउ वी हैव टू एंश्योर कि ठीक है हम इसके साथ तो खड़े रहें, जिससे कि मीनवाइल, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में जैसे फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ हमारे टाई अप्स, वियतनाम के साथ हमने $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, कहा हथियार खरीदो चाइना, क्योंकि चाइना और वियतनाम का कन्फ्रंटेशन है, तो हमने कहा चलो हथियार खरीदो आप। वहां पर हमने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो हमारी कंपनी है उसको ठेका दिला दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का। तो वियतनाम भी तो हमारे साथ इस पॉइंट पर साथ आएगा ना, किस पॉइंट पर, कि देखो भाई चाइना को काउंटर ये भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वी हैव टू मेक यूज लेवरेज ऑफ दिस। अब जैसे कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस बताता हूं जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रहे हैं चाइना में इंडिया की तरफ से, तो उनका भी ये कहना है वी विल नॉट बी इक्विडिस्टेंट। हम ऐसा भी नहीं इक्विडिस्टेंट रहेंगे कि चाइना से जितने दूर हैं यूएस और इंडिया में जितना गैप है, नहीं, हम इसको चेंज करते रहेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर इश्यूज, राइट। हम मिलिट्री अलायंस यूएस की नहीं ज्वाइन करने वाले, क्योंकि उससे चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा गैप आ जाएंगे। आप सोचेंगे गैप तो आने दो, गैप से क्या हो रहा है। देखो जो अभी हम बेनिफिट ले सकते हैं, कई बार ऐसा होता है ज्यादा दूर जाने से ज्यादा फायदा नहीं होता, तो हर एक स्टैंड तब लिया जाता है अगर उससे बेनिफिट हो। अगर उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा और कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो फिर उसको करें क्यों, क्योंकि भविष्य में हो सकता है इस पोजीशन को बनाए रखने से आप कुछ लेवरेज ले लें, राइट। जैसे कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पेपर रिलीज किया, उस पेपर में उन्होंने कहा कि एक्चुअली चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे केवल टेरिटोरियल इश्यूज हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा इश्यूज इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है। दोज कैन बी रिजॉल्व्ड वाया डायलॉग्स, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन वेस्ट चाहता है कि हम दोनों आपस में कन्फ्रंट करते रहें। ये वेस्ट का आइडिया है, ये चाइना कह रहा है। हालांकि ये चाइना की भी टेक्टिक है कि जिससे कि इंडिया थोड़ा पैसिफाई मोड में चला जाए। तो दीज आर द टैक्टिक्स। तो ऐसे कई बार अगर दूसरा कुछ पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है जबकि है दूसरा नेगेटिव, तो हमें भी क्या रखना पड़ता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। तो वी हैव टू मेक दैट बैलेंस मूव हियर। सो दिस इज द थिंग। हमें इकोनॉमिक डीकपलिंग भी डायरेक्टली नहीं करनी। इकोनॉमिक डीकपलिंग का मतलब हम चाइना से बिल्कुल अलग हो जाएंगे आर्थिक रूप से। अरे अगर हमारे कितने सारे सेक्टर्स लेवरेज ले सकते हैं अभी चाइना के छोटे छोटे इनपुट प्रोडक्ट से, तो उस लेवरेज को हमें लेते रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। तो हमें तब तक लेना चाहिए जब तक हम अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी तरह बिल्ड नहीं कर लेते, राइट। सो अभी कोई मेजर हम चेंज नहीं करने वाले इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। स्वर्ण सिंह है, स्वर्ण सिंह भी यही बात कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एक्सपर्ट है। उनका कहना है कि वी हैव टू मैनेज अ रिलेशनशिप कंसिडरिंग द एसेंशियल्स, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। चाइना भी यही चाहता है, क्योंकि इनका कहना है कि जो स्टेटस कोइस्ट पावर है, फॉर एग्जांपल यूएसए, वो कभी नहीं चाहेगी कि दुनिया में जिस तरीके से शक्ति का स्तर है वो बदल जाए। स्टेटस कोइस्ट यानी कि जिसके फेवर में चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, वो यूएस के फेवर में चल रही है, वेस्टर्न नेशंस के फेवर में चल रही है। चाइना जो है रिविजनिस्ट पावर है, वो इसको बदलना चाहता है, और इंडिया इसके बीच में है। तो ऐसे में हम दोनों को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और उस ऑब्जेक्टिव में अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं आता, मतलब वॉर नहीं आता। तो ऐसे में डेस्केलेशन जो है वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अब आप सोचेंगे अगर डिस्केलेशन परफेक्ट स्ट्रेटजी है तो चाइना बार बार ये पंगे करता क्यों है। एक्चुअली इसका कारण है कि चाइना मैसेज देना चाहता है साउथ एशिया को, इंडियन ओशन रीजन को, कि देखो यूएस और वेस्ट प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया इज द लीडर, लेकिन इंडिया कैसे लीडर हो सकता है अगर उसकी ही टेरिटरी पर हमारे साथ कन्फ्रंटेशन होता हो और उसमें वो हमें कुछ ना कर पाता हो, हमें बैकफुट पर ना कर पाता हो। तो कई बार ये वर्ल्ड में अपनी पावर के नैरेटिव सेट करने के लिए चीजें की जाती हैं। तो चाइना ने अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है और इससे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस पा चुका है, लेकिन इसी इन्फ्लुएंस से अब वो अपना काउंटर भी देख रहा है। इंडिया को चाहिए कि जो जो देश इसको काउंटर की तरह समझते हैं, मतलब जो जो इसकी एग्रेशन को काउंटर करना चाहते हैं, उन सब के साथ हम कनेक्शन बनाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। दैट इज द साउंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी।
दिस हैज ओपन द डोर, यही मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोनॉमिक एंगेजमेंट के दरवाजे हमारे लिए खुल गए। तो हमारी असली जीत जो है वॉर में नहीं है फिलहाल, हमारी असली जीत इस लेवरेज को लेने में जिससे कि भारत मजबूत हो सके, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे डीएनए में है दैट वी प्ले दिस डिप्लोमेसी एंड वी आर गोइंग टू प्ले दिस डिप्लोमेसी इवन नाउ। हैप्पीमैन जैकब भी यही बात कह रहे हैं, फेमस पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कि इकोनॉमिक प्लेयर हमें बनना है। तो दिस इज वन रीजन। मिस्टर मनोज जोशी भी कहते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में कई सारे हर्डल्स भी हैं। आप कहेंगे हर्डल्स कैसे? जैसे अगर कोई मिलिट्री अलायंस बनता है तो तब बनता है जब आपके बाकी सारे एरियाज पर कंसर्टेड ओपिनियंस हो। अगर यूएस हमें ऐसा दिखाता है तो हमें यह बताए कि अफगानिस्तान में जब उसने विड्रॉल किया था क्या उसमें इंडिया से पूछा था? क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट, इंडिया से लगता है। अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे। तालिबान का भारत के साथ क्या रिश्ता होगा और भारत पर उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या उसमें यूएस ने हमारी कंसर्टेड अप्रोच ली थी? नहीं, वी वर नॉट कंसर्टेड इन अ वे। तो ऐसे में पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई, ग्रांट सप्लाई, और पाकिस्तान इंडिया के लिए खतरा क्रिएट करता रहता है, टेररिज्म का इस्तेमाल करता रहता है। तो वेयर इज यूएस देन? ईरान के साथ हमारा कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। ईरान हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमें बनाना है, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया से हमें एनर्जी रिजर्व्स लाने हैं, तो उल्टा यूएस के साथ हमारी जो अलाइनमेंट है वो ईरान के साथ रिश्ते खराब करने वाली बात है। अगर यूएस हमें प्रेशराइज करता है कि ईरान से यू शुड स्टेप बैक, ऐसी रशिया, तो यानी कि कितने सारे ये चैलेंजेस है जहां पर हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस एक साथ नहीं है। और जब हम इन मुद्दों पर एक साथ नहीं है तो हम डिफेंस अलाय कैसे बन सकते हैं भाई, राइट? तो देयर इज अ पावर गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड देयर आर इशू बेस्ड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सो ऑन दीज बेसिस, जो मैंने आपको बताया, तेहरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो हम नहीं कह सकते कि जो यूएस है हमारा वो ऑल टाइम अलाय है, राइट? यूएसए इज अ अपॉर्चुनिस्टिक पावर, अपॉर्चुनिस्ट पावर। वो जब तक हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है यूज करेगा और उसके बाद वो बैकफुट पर हो जाएगा। सो हमें भी अपॉर्चुनिस्ट होना होगा, हमें जो बेस्ट हो सकता है उसको लेवरेज लेना होगा, चाहे वो डिफेंस में हो, चाइना को काउंटर करने के लिए पावर पोस्चरिंग हो, इंडिया की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना हो, और जो गैप है हमारे बीच में उन गैप को ग्रेजुअली रिजॉल्व करना हो, जिससे कि हम यूएस का इस्तेमाल टैक्टिकली एडवांटेज ले सकें, जैसे चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो। जैसे ईरान पे रिलैक्सेशन दे, यूएस को लगना चाहिए कि भाई ईरान पर इंडिया को रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, इंडिया और ईरान क्लोज में आए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं माननी चाहिए। कारण, क्योंकि अगर ये गैप बने रहे तो हम चाइना के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए एक पिलर नहीं बन सकते इंडिया के साथ, राइट? तो हमें इन इश्यूज पे लेवरेज लेनी चाहिए यूएस से, राइट? यूएस को किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि इंडिया हर एक मोमेंट पर, हर एक तरीके से यूएस के साथ ही होगा। इंडिया अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, इंडिया कभी यूएस की लाइन को टो नहीं करेगा। इंडिया मैटर्स। नाउ, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अंडर चाइनीज एग्रेशन ऑल्सो हैव इट्स ओन फिशर्स। फिशर्स का मतलब गैप। तो भले ही हम चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट देखते हैं आपस में, जो जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन आपस में गैप भी है, इसको एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आप में इस इशू को लेकर कॉन्फिडेंस आया होगा। यहां पर इस पीडीएफ को आप देख लेंगे, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, और त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है फॉर एनरोलिंग स्टडी आईक्यू कोर्सेज। कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपका ओपिनियन है। हो सकता है आपके पास कोई अदर डायमेंशन भी हो जिस पर आप सोच रहे हो, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं। आपके कमेंट्स एक्चुअली दे एक्ट लाइक फ्यूल, आई रीड ऑल ऑफ देम। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। फिर मिलते हैं